कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अशांत मन नीलू बहुत व्याकुलता महसूस करने लगती है। सर दर्द भी शुरू हो जाता है उसका। तभी उसे रेणुका की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हुआ, किससे भिड़ गई आज, जो आते ही साइकिल गेट पर पटक दी। आ जल्दी मुंह हाथ धोकर आजा, तेरे बापू भी खाने को तेरे साथ के लिए रुके हैं। मुझे खाना नहीं खाना अम्मा, आप और बापू खा लो। उसकी आवाज़ में रोने का कंपन साफ सुनाई दे रहा था। रेणुका ने उसे महसूस कर लिया और आवाज़ में मिठास घोलते हुए कहा, कमरे से बाहर तो आजा लाडो, खाना ना खाना पर माँ बाप के संग आकर बैठ जा। अरे अम्मा, मेरा सर दुख रहा है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ इस समय। रेणुका कुछ बोलती कि इससे पहले उसका बापू बोला, आराम कर ले बिटिया, आज तुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जब घंटे 2 घंटे में आराम मिल जाए तब बात करेंगे। नीलू चादर लेकर लेटने की कोशिश कर ली पर उसे चैन कहाँ। वर्षा की बातों ने उसे बहुत ज़्यादा व्यथित कर दिया। उसने उन बातों को परे धकेला और उसका मन अपने प्यार करने वाले सीधे साधे माता पिता पर जा अटका। ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है बापू को। सोचते ही उसने अपने ऊपर से चादर परे फेंकते हुए उठ खड़ी हुई। वह हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर अब काफ़ी अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही थी। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए उसने वॉश बेसिन पर मुंह धोते हुए एक बार भी सर ऊपर कर अपने चेहरे को दर्पण में नहीं देखा। वह उन नकारात्मक विचारों को अपने आसपास फटकने भी नहीं देना चाहती थी। वह तैयार होकर बस अपने बापू की जरूरी बात सुनना चाहती थी। घर के आंगन में अम्मा और बापू बैठे बातचीत कर रहे थे। बिट्टू मिठाई का डिब्बा खोल 2-3 पीस गपागप मुंह में भर रहा था। वह अपने माँ बाप के वार्तालाप में खोए हुए देख मौके का फायदा उठा रहा था। नीलू ने देखते ही कहा, अरे आज बापू मिठाई लाए है। बिट्टू को यूं मिठाई खाते देख नीलू के अंदर से विषाद बह गया। उसके अंदर आश्चर्य और जायके का समावेश जागृत हुआ। बिट्टू नीलू को देखते ही एक बड़ा सा पीस मुंह में भर दूसरा हाथ में पकड़ बड़ी मुश्किल से बोला, मिठाई बापू नहीं लाए, आज कोई बड़के चाचा के संग आए थे, वही लोग फल मिठाई लेकर आए हैं। मिठाई का पीस चबाते हुए बात पूरी भी ना की कि उसने हाथ में पकड़ा पीस भी मुंह में ठूस लिया। अरे अरे बिट्टू, धीरे से खा, सब तेरी ही है, क्यों जल्दीबाजी कर रहा है। कहते हुए नीलू अपने माता पिता के पास बैठ गई और सवालिया निगाहों से उनको देखकर बोली, बड़के चाचा के संग कौन आया अम्मा, जो फल मिठाई लेकर आया। आ बिटिया आ, पहले चल हम लोग भोजन कर लेते हैं। भोजन भी आज नीलू को कुछ त्योहारों जैसा लगा। सादे चावल की जगह आज जीरा राइस था। दाल की जगह छोले ने ली थी। बूंदी का रायता भी था। कभी कभी कटने वाला सलाद भी था। नीलू ने स्वाद लेकर खाते हुए कहा, मज़ा आ गया अम्मा, आज खाने में कौन आया था, जो तूने रच रच कर भोजन बना रखा है। तभी वर्षा के भाई बिट्टू को खेलने के लिए बुला ले गए। नीलू के माता पिता कौन आया था, नीलू के सवाल का उत्तर देने से बचना चाह रहे थे। सो बात का रुख बदलने के लिए कृष्णपाल बोले, नीलू अब सर दर्द ठीक है बेटा, जा तूने खाना खा लिया है, जाकर बिस्तर में जा जा बेटा, आराम कर। अरे ऐसे कैसे आराम करूं, आप क्या ज़रूरी बात करने वाले हैं, यह सोचकर तो मेरा सर दर्द गायब हो गया। अब फटाफट अपनी ज़रूरी बात कह सुनाइए। थोड़ी देर तीनों में
कोई नहीं बोला। अम्मा बताओ ना, आज बड़के चाचा के संग कौन आया था? तभी बात का सिरा पकड़ते हुए कृष्णपाल बोले, बेटा नीलू, वे लोग सभी शिक्षित परिवार से है। लड़का भी सरकारी टीचर है। उसके पिताजी सरकारी कर्मचारी के पद से रिटायर हुए हैं। 5 बहनों का इकलौता भाई है। बहनें सब अच्छे घर में ब्याही है। सभी के पति सरकारी नौकरी में ही है। और सबसे अच्छी बात, वे लोग यही लोकल में ही रहते हैं। तेरा कोचिंग पढ़ाने के काम में भी विघ्न नहीं पड़ेगा। नीलू चमचम का टुकड़ा मुंह में रखने ही जा रही थी कि बापू ने चमचम के रहस्य से धीरे धीरे पर्दा हटा दिया। वे सर नीचा कर अपने बापू की बात सुनती जा रही थी और अब उस चमचम को उसके मुंह में ले जाने का बिल्कुल मन न था। अब तक उसने उस चमचम के चम्मच से 10 टुकड़े कर दिए और सर नीचे किए ही बहुत धीरे से बोली, बापू मुझे कम से कम बीएड तो करने दीजिए। अरे बेटा, वे लोग खुद ही कह रहे थे कि लड़की जब कोचिंग में पढ़ाती है तो हम उसे बीएड करने की सलाह देंगे। अति उत्साहित हो कृष्णपाल ने कहा। फिर सिर झुकाए बैठी अपनी बेटी को देख वह बोले, अनुराग तो पहले ही कह रहे थे कि बीएड करने तक हम रुक जाएंगे, बस सगाई भर कर लीजिए। अनुराग का नाम सुनकर नीलू ने अपनी आंखें ऊपर कर सवालिया नजरों से अपने बापू को देखकर बहुत धीरे से कहा, अनुराग। अपनी बेटी की निगाहों पर अटके सवाल का जवाब देते हुए वह बोले, हाँ बेटा, उनका नाम अनुराग है। तुमको कोचिंग आते जाते उन्होंने कई बार देखा। तुम्हारी सादगी उन्हें बहुत पसंद आई। जब उन्हें पता चला कि तुम उनके पड़ोस में रहने वाले रामलाल जी की तुम भतीजी हो तो रिश्ता भिजवा दिया। आज बड़के चाचा के संग उनके सबसे बड़े जीजा जी रिश्ता लेकर आए थे। नीलू करवट बदलते हुए कभी अनुराग के बारे में सोचती है कि उसे ना कहने का कोई कारण नहीं। अपने ही शहर में रहते हैं तो अपने अम्मा बापू और बिट्टू की देखभाल भी कर लेगी। कोचिंग भी यथावत चलती रहेगी। पढ़ाई करवाने को भी तैयार है। पर तभी उसे विकास और वर्षा के चेहरे सामने आ जाते हैं। सोचकर घृणा से वह आंख बंद कर देती है। दिन भर की थकान और मानसिक तनाव के बीच उसे आंख लग जाती है। पर नीलू, विकास, वर्षा और तरुण के बीच फंस गई। उसे नींद ही नहीं आई। एक मन करता उसका कि बापू से साफ साफ कह दे, बापू मुझे ब्याह नहीं करना, अभी पढ़ने दो मुझे, अभी क्या कभी ब्याह नहीं करना। इतना सोचते ही उसको वह दिन याद आ गया जब उसकी सहेलियों ने वर्षा का मजाक उड़ाते हुए कहा, 10th और 12th तो तुझसे पढ़ा नहीं गया, अब बीटेक की पढ़ाई कैसे करेगी। तब इस सवाल पर चिढ़ने की बजाय उसने नीलू को देखते हुए कहा, पढ़ना तो इन जैसे को भाता है। अपन तो जो यह भगवान ने सुंदर चेहरा दिया है ना, उसे भुनाकर मौज मस्ती कर 1-2 गधों से अपना उल्लू सीधा कर घर बसा लेना वर्षा का काम है। उस समय जो लड़कियां उसकी बात पर हंसी थी और वर्षा की वह विशेली हंसी अभी भी उसके कान में सुनाई देने लगी। नीलू की इच्छा भी बलबलाने लगी कि कोई तो हो जो उसे प्यार करे। अपने आप से उसने सवाल किया। अनुराग ने उसे आते जाते देखा तो निश्चिंत थी, कुछ तो सॉफ्ट भावनाएं उसके प्रति होगी उसकी। यह सोचते ही शर्म की एक महीन लकीर उसके चेहरे पर खिंच गई और उसे वह लकीर गहरी नींद में भी ले गई। आज सुबह वह कुछ लेट उठी। उठते ही उसने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया। उसे कोचिंग सेंटर में 10 बजे पहुंचना था। वह आज गुनगुनाते हुए तैयार हुई। मैचिंग के सूट के साथ उसने इयररिंग्स पहने। एक हाथ में घड़ी तो हमेशा रहती थी, पर आज उसने दूसरे हाथ में 2 महीन चूड़ियाँ भी डाल ली। तैयार होकर जब वह रसोई घर में माँ के पास नाश्ते के लिए खड़ी हुई तो रेणुका उसे देखती रह गई। मन ही मन बहुत खुश हुई, पर खुशी का
एक कतरा भी उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वह देख रही थी कि रेणुका ने अच्छे से नाश्ता करने के बाद फ्रिज से निकालकर कल वाली मिठाई का एक पीस मुंह में रख लिया। यह चमत्कार देख रेणुका आश्चर्य में थी। तभी उसने बिना देर करे अपनी बेटी से पूछ लिया, तो सोमवार को हामी भर दूं? अनुराग के पापा और वह आना चाह रही हैं। माँ तो अनुराग की है नहीं, इसीलिए पहले दोनों बाप बेटे तुमसे मिलना चाहते हैं। नीलू ने चश्मे के अंदर से ही बड़ी आंख करके माँ को देखा और हूँ कह करके बाहर आ गई, जहाँ पहले से ही बिट्टू अपनी दीदी की साइकिल धो पहुँचकर खड़ा था। नीलू ने स्नेह से उसके सर पर उंगलियों को डालकर बालों को हिलाया और प्यार से कहा, जितना काम दिया है वह सब पूरा करके रखना। जी दीदी, कह उसने अपनी दीदी को हाथ हिलाकर बाय बाय कहा। कहते ही जैसे कुछ स्मरण हो आया हो, वही खड़े होकर जोर से चिल्लाया, दीदी मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। नीलू ने मुस्कुराकर हाँ कहा। वह वर्षा के घर के आगे से निकली तो उसे सुनाई दिया, देखो रानी की सवारी जा रही है। और दिन होता तो शायद इतने से ही नीलू का मन वर्षा के प्रति खराब हो जाता, पर आज वह एक नई उमंग के साथ अपना दिन शुरू कर रही थी। उसी लंबी खींची मुस्कान में वह मन में बोली, घोड़े चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मतलब घोड़ा अपने रास्ते चलता है, कुत्ते भौंकते हैं तो उन्हें भौंकने दो। वर्षा ने उसकी साइकिल पर कमेंट भी पास किया, पर आज वह उस कमेंट से चिढ़ने की जगह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। रास्ते में पड़ने वाले हर ठीक ठाक नौजवान पर उसकी निगाह चली जाती कि यह अनुराग तो नहीं होगा, तो निश्चित इन्हीं में से कोई। अम्मा तो कह रही थी, वह तुझे रोज आते जाते देखता है, तेरा सीधापन उसे भा गया। तो हम भी तो देखे, जिसे हम भा गए वह हमारी निगाहों में चढ़ता है कि नहीं। इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई वह कब कोचिंग सेंटर पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। वह जैसे ही कॉमन रूम में आई, मीनाक्षी मैम और प्रताप सर ने एक दूसरे को प्रश्नात्मक निगाहों से देखा। नीलू दोनों को अभिवादन कर बोली, सर कल आपने कहा था जो नए 150 बच्चों ने एडमिशन लिया है, मैं सुबह उनसे उनका परिचय लूं और अपना परिचय देते हुए अपनी संस्थान के रूल्स बताऊं। तो सर मैं ऊपर हॉल में जा रही हूं। हाँ ठीक है, 2 दिन उनके परिचय के बाद ही पढ़ाई शुरू की जाएगी। तभी मीनाक्षी मैम बोली, नीलिमा 150 नहीं, तुम्हें 250 बच्चों से मिलकर भावनात्मक रूप से उन्हें अपना बनाना है। 19 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस बार एडमिशन लिया है, इसका पूरा श्रेय तुमको जाता है। यह सुनते ही नीलू आत्मविश्वास से और चमक उठी, जिसकी चमक उसके चेहरे पर साफ झलक उठी। वह इस समय अपनी क्लास में जाने के लिए अति शीघ्रता से रजिस्टर उठा। थैंक्स मैम थैंक्स, कह वह शीघ्रता से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई निकल गई। उसके जाते ही प्रताप ने कहा, दीदी आपने हमारे सरप्राइज की इसे हिंट दे दी है क्या? अरे यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाली थी, आज क्या हो गया तेरे इस छोटे पटाखे को? हाँ मैं खुद आश्चर्य में हूँ, आज कुछ विशेष तैयार होकर आई है ना? दरअसल बात यह थी कि मीनाक्षी और उनके भाई प्रताप ने कोचिंग में हुए प्रॉफिट से नीलिमा के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट में स्कूटी देने का प्लान किया था। सो उसके आज इस तरह तैयार होकर आने पर वे दोनों सोचने लगे कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। नीलू का व्यवहार और उसकी कार्यकुशलता से प्रभावित हो दोनों भाई बहन जिन्होंने शादी नहीं की थी, वे एक आत्मीय प्रेम के वशीभूत नीलिमा में अपनी संतान सुख खोज बैठे। दोनों के लिए अब नीलिमा ही एक परिधि थी।
कि वह उसके सुख दुख के चारों ओर घूमते रहते। साइकिल से आना जाना नीलिमा का इस गर्मी में उन्हें तकलीफ देता था। वह उसे कब का स्कूटी देना चाहते थे, पर वे जानते थे कि स्वाभिमानी नीलिमा कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब स्कूटी देना उसके अधिकार क्षेत्र में आता था। कोचिंग के अपने नियम थे। जिस शिक्षक के मार्फत स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल, रिस्ट वॉच, लैपटॉप, स्कूटी आदि सामान दिया जाता। स्कूटी क्या मिल गई, सच में नीलू को राजा की सवारी मिल गई। अम्मा बापू उसकी इस प्रगति पर फूले न समाते। सब्जी से लेकर राशन तक उसके बापू उसकी स्कूटी में पीछे बैठकर लाते। बिट्टू तो अब हर बार गली के मोड़ तक जरूर अपनी दीदी के साथ स्कूटी पर बैठकर जाता। चारों तरफ गर्दन घुमा घुमा कर देखता, मोहल्ले वाले देख रहे हैं कि नहीं। वर्षा उसकी स्कूटी के हॉर्न से तिलमिला जाती। हेडफोन अब उसके कान में घुसा रहता। रात उसके पापा ने भी कहा था, कृष्णपाल के यहाँ नीलू के रूप में लक्ष्मी ने अवतार लिया है। बच्ची है, हम जन्म से देखते आ रहे हैं। कभी भूल से भी उसने गलत काम किया हो, भगवान उसे सबकी नज़र से बचाए। यह सब बातों से बचने के लिए भी अब वर्षा का हेडफोन लगाना ज़्यादा अच्छा लगता। वह किसी भी कीमत पर नीलू की तारीफ सुन ही नहीं सकती थी। लो जी, सोमवार भी आ गया। दोपहर के खाने पर अनुराग उसके पापा भी आ गए। लग भी नहीं रहा था कि कोई विशेष कार्य के लिए आए हैं वह लोग। दोनों ही बहुत सीधे सादे से थे। अनुराग के पापा ने दहेज की बात आने पर अपने सीधेपन में कहा, मेरे घर में दाल रोटी की भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं। नीलिमा बिटिया अनुराग को पसंद है, पर हमें यह भी देखना है इस रिश्ते से नीलिमा भी खुश है कि नहीं। सो बच्चों, तुम लोग आपस में बात कर लो। नीलू के घर वालों को यह बात बहुत अच्छी लगी। अनुराग ने तब कहा, आपकी बात सही है पापा, हम आपस में जितना बात करेंगे उतना एक दूसरे को जानेंगे। सो ये रहा मेरा फ़ोन नंबर। नीलिमा जी, नंबर मुझे दे दीजिए। रात बहुत गहराती जा रही थी। आज गर्मी में भी शीतल पवन बह रही थी। हल्की ठंड का अनुभव होने पर नीलू ने चादर अपने भाई बिट्टू को उड़ाते हुए अपने पास खींच लिया। नींद में भी वह मुस्कुरा रहा था। गले में घों घों की आवाज़ के साथ दीदी दीदी उसने कहा। वह पूरा नींद में था। नीलू ने उसे और कस के अपने से चिपकाया और बुदबुदाती हुई बोली, नींद में भी दीदी दीदी करता है, कैसे रह पाएगा मेरे बगैर। सोचते ही वो दो बूंद आंख से आंसू निकल आए और कलेजा उसका मुंह को आने लगा। यह मैं किस आफत में पड़ रही हूँ। मेरी आदर्श मीनाक्षी मैम और प्रताप सर है जो अविवाहित है, और छी, मैं मात्र 20 साल में शादी के बंधन में बंधने जा रही हूँ। जब उन्हें पता चलेगा क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कितनी उम्मीदें हैं उन्हें मुझसे। यह बात तो 100% उनके गले नहीं उतरेगी कि मैं शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखकर अपना करियर बना सकती हूँ। क्या तर्क दूंगी मैं उन्हें, क्या कह पाऊंगी। मेरी आंख का यह भद्दा तिल मुझसे पहले सामने वाले के सामने खड़ा हो जाता है, जैसे कहता हो, नीलिमा से मिलने से पहले मुझसे तो मिल लो, मैं ही उसका पूरा परिचय हूँ। माना कि अनुराग जी और उसके पापा ने उसके तिल के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने खाना परोसते वक्त जानबूझकर चश्मा उतार दिया था। तब अम्मा ने नोटिस किया था और सही कर रही हो कहकर सहमति भी दी थी। पर क्या गारंटी यह तिल कल को उनके जानने वालों में किसी को खटक जाए, और फिर कितनी देर लगेगी उनकी निगाहों में खटकने में। प्रताप सर कितनी बार मुझे इनडायरेक्टली कहते रहते हैं, नीलिमा कसम कसमी है कि शादी जैसा बड़ा डिसीजन लेने से पहले क्या एक बार मीनाक्षी मैम या प्रताप सर को बताए। उसने बहुत बार कोशिश भी की, पर हर बार प्रताप सर उसे छोटी बच्ची जैसा व्यवहार कर घूम फिर कर उसी पढ़ाई लिखाई पर आ जाते। नीलिमा ने इस बार का आईआईटी का पेपर देखा। स्टूडेंट्स चकरा गए। सवाल बहुत घुमाकर पूछे गए थे। बेटा जरा सोल्व करके ले आना। वह मन ही मन कहती, उफ, अपना तो घर परिवार बसाया नहीं। कभी आईआईटी का पेपर, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर, अला बला सारी जिंदगी इसी में गुजार दी। क्या मिला इन्हें, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। सुबह से आ जाती है, यह स्टूडेंट्स वह स्टूडेंट्स, बस शुरू हो जाते हैं।
फलानी पोस्ट पर बैठा अभियंता मेरा पढ़ाया हुआ है, भिवानी जिले का मुख्य अभियंता भी मुझी से पढ़ा हुआ है, इसके सिवा इन्हें क्या मिलता है। हद में हद, कोई स्टूडेंट मिल गया और अगर उसने पहचान लिया, पैर वैर छू लिए, फिर तो पूछो मत, दोनों भाई बहन 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। आज 2 सप्ताह हो गए हैं अनुराग और उसके पापा को नीलू के यहाँ से गए हुए, पर अभी तक कोई फोन कोई बात नीलू और अनुराग के बीच ना हुई। नीलू 1 सप्ताह तक फोन का इंतजार करती रही, पर दूसरे सप्ताह उसने आस ही छोड़ दी। खुद से तो फोन करने से वह रही। रेणुका ने पूछा भी कि अनुराग का कोई फोन वोन ना आया, फिर खुद ही बोली, अरे तू ही कर ले, नंबर तो है तेरे पास, एक ही बात तो है हुई, चाहे वह करे चाहे तू। पर कहते ही अपनी बात से मुंह कर गई, नहीं नहीं नीलू, तू ना रहने दे, पहल तू ना करिए, हमारी गरज ना है। रिश्ता लेकर वह खुद चल कर आए थे, उनकी मर्जी, वह जो करे। नीलू को अम्मा की इस चिंता से कोफ्त होती, सोचती मैं लड़की हूँ, इसीलिए बेचारी चारों तरफ देख सुनकर निर्णय लेती है, कहीं कोई उंगली ना उठा दे। कल ही छत पर बैठी कैसी दार्शनिक बातें कर रही थी। जन्म देने वालों के लिए तो क्या बेटा और क्या बेटी, दोनों को ही अपने खून से सींचते हैं। बड़ा होकर बेटा तो सेवा करेगा, धन कमा कर लाएगा, यही भावना संसार में व्याप्त है, और वही बेटी दूसरे के घर जाएगी, पराया धन है, उसकी कमाई में हमारा कोई हक नहीं है। अगर हमें समाज की ना होती तो हमें तो पता है बेटी नीलू हमारी गरीबी से नहीं लिए ख़त्म कर सकती है, लेकिन अभी से ही सब पूछते हैं, नीलू के पैसे से ही अब तुम्हारा घर बड़े अच्छे से चलने लगा है ना। इतना ही कहाँ, पड़ोस नाते रिश्ते वाले कहने लगे हैं, बेटे की कमाई पर ज़्यादा राज ना करना, देखभाल कर जल्दी हाथ पीले कर देना। जानती तो हो ही, आँख का तिल तेजा का वैसे भी भद्दा लगता है, लड़की कैसे भी करके अपने घर की हो जाए। हमारे समाज में मुफ्त की सलाह बांटने को सब तैयार रहते हैं। आज सुबह से ही बादल लगे थे, उमस के वातावरण बोझिल सा हो उठा था। नीलू कोचिंग में स्टूडेंट्स की बहुत कम उपस्थिति से जल्दी घर आ रही थी, तभी रास्ते में उमस भरे बादल जोर से बरस पड़े। उसने सावधानी बरतते हुए फटाफट गाड़ी एक टी स्टॉल पर खड़ी की। वह अपना हेलमेट उतारकर जैसे ही अंदर को गई, सामने उसे कॉर्नर वाली टेबल पर अनुराग दिखाई दे गया। अचानक उसे देख वह सकपकाई। तब तक अनुराग ने उठकर उसका स्वागत किया और सामने वाली कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। कैसे हो, क्या हो, अब तक कहाँ थे से शुरू हुई बात कब पढ़ाई लिखाई से लेकर घर परिवार पर आ गई। अनुराग ने बताया, मेरे जन्म लेने के बाद ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। बड़ी दीदी का तब ब्याह हो चुका था, उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। मुझे नहीं पता दीदी से भी बढ़कर क्या कोई माँ होती होगी। अनुराग ने जब यह बताया तो वह कुछ पलों को भावुक हो उठा। इतनी देर में नीलू उसके मर्म को अपने भाई बिट्टू और खुद के प्रेम सा समझते हुए बोली, भाई बहन के इस रिश्ते को मैं भी जी रही हूँ। सच में मेरा भाई भावेश मेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। बातों का रुख बदलते हुए नीलू ने कहा, आपने नंबर तो लिया था, फिर फ़ोन नहीं किया। जी मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यही बैठकर तुम्हें देख लेता था। और रही जानने की बात, तो तुम्हारी कोचिंग के बहुत से स्टूडेंट यहाँ चाय पीते हुए जब तक तुम्हारा नाम लेते, तारीफ करते, मैं उतना ही तुम्हें जान जाता। यह तो सरासर बेईमानी हुई। कोई किसी को इस तरह जानता है, और मेरा क्या, मैं तो केवल आपका नाम ही जानती हूँ। सवाल तो तुम्हारे जायज़ है नीलिमा, पर मैं अपने मन के हाथों मजबूर हूँ। सच बताऊँ तो मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। आपके प्रताप सर, मीनाक्षी मैम और भी आपका स्टाफ क्या, कहते हुए नीलू का मुंह खुले का खुला रह गया। अब तो आप पक्के वाले बेईमान हो। सारी तहकीकात कर ली और मुझे खबर ही नहीं, तो फिर फ़ोन क्यों नहीं किया? तहकीकात नहीं की। आप टीचर्स डे वाले दिन 5 सितंबर यहीं पूरे स्टाफ के साथ आए थे ना? मैं यही इसी पीछे वाली सीट पर बैठा था। अब याद कर लो, उस दिन प्रताप और मीनाक्षी मैम ने तुम्हारी कितनी तारीफ की, अपने स्टाफ वालों के सामने की। तब मुझे भी जानकारी मिल गई। अनुराग ने बहुत सीधे सादे भाव से अपनी बात कही, जो नीलू को बहुत पसंद आई। शादी इस बंदे से मेरी हो या ना हो, पर है यह बहुत सज्जन व्यक्ति, नीलू ने मन ही मन कहा।
तब अनुराग ने उसका चेहरा पढ़ते हुए कहा, मन में कुछ सोच रही हो तो कह दो। नीलिमा, अपने मन बिल्कुल साफ रखना है, विश्वास पर ही रिश्ते टिकते हैं। नीलू ने कहा, तब हमें अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए बेहतर होगा फ़ोन से बात करनी चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर जैसा मैंने तुम्हें बताया, मेरी बड़ी दीदी का मुझ पर पहले अधिकार है। पहले वह तुमसे मिलना चाह रही है। अधिकार? अरे वही स्नेह समझ लो। अधिकार और स्नेह में बहुत अंतर होता है अनुराग। अधिकार किसके दायरे में छीनना भी आ जाता है, पर स्नेह जो सिर्फ देता ही देता है। यह कह नीलू थोड़ी देर रुकी और अपना हेलमेट उठाते हुए आगे बोली, अब समझी आपने अब तक फ़ोन क्यों नहीं किया। जब तक आपकी दीदी मुझे देख परख कर अनुमति नहीं देती, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, ओके बाय, अब मैं चलती हूँ। कह वह तेजी से कुर्सी से उठी और बाहर निकल आई। निकलते निकलते उसके कान में अनुराग की आवाज़ आई, नीलिमा, गलत मत समझो दीदी को। आज की बारिश की वजह से नीलू के घर मोहल्ले में कमर तक पानी भर चुका था। उसके घर में उसके माता पिता नीलू को लेकर चिंतित थे कि नीलू स्कूटी से कहीं फंस न जाए। बिट्टू जिद पे अड़ा था कि मुझे घर के बाहर जाने दीजिए, मैं दीदी को देखते ही सावधान कर दूंगा कि इधर मत आना, पानी बहुत है। उसके माता पिता उसे समझाकर थक गए थे। इतने पानी में तुम कैसे वहाँ तक जाओगे? वह तो स्कूटी से आ रही है, रास्ते में पता चल जाएगा उसे और गाड़ी वालों से तो रुक जाएगी। पर इतनी बात कहाँ सुनने वाला बिट्टू। उसे तो अपनी दीदी की फिक्र थी कि वह तेज स्पीड से गाड़ी मोड़ते हुए सीधे पानी में आ गिरेगी। नहीं नहीं, मुझे पहले ही उसे मोड़ पर खड़ा हो उसे सचेत करना है। बिट्टू चुपके से उस पानी में से जैसे तैसे निकल गया था, जिस वजह से वह पूरा भीगा हुआ था। 10-15 मिनट से खड़ा एक चबूतरे में ठंड से काँप रहा था, पर उसका अपनी दीदी से प्रति लगाव की दृढ़ता ने उसे वहाँ खड़ा रखा हुआ था। करीब आधे घंटे बाद उसे दूर से अपनी दीदी दिखाई दे गई थी। वह अपने दोनों हाथ हिला हिलाकर उसे सचेत करने लगा था, पर यह क्या, नीलू ने तो उसे देखा ही नहीं। वह हेलमेट लगाए अपनी सोच में ही धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ गई थी। अब इस आधे घंटे के बीच सड़क से पानी भी निकल चुका था। उसने जैसे ही स्कूटी अपने घर के गेट पर रोकी, वर्षा के भाई दौड़ते हुए आए। दीदी, आपको लेने तो अभी पानी में तैरते हुए बिट्टू गया था। क्या वह आपको मोड़ पर दिखाई नहीं दिया? नहीं तो कहाँ गया है बिट्टू? मैं तो पिछले मोड़ पर ही पानी का भराव देखकर अन्य गाड़ी वालों के संग रुकी हुई थी। एक अजीब चिंता ने उसने गाड़ी मोड़ी। तभी केशव ने गाड़ी में पीछे बैठने के लिए कहा, दीदी मुझे ले चलो, मुझे पता है वह कहाँ पर खड़ा होकर आपका इंतजार करता है। आ चल बैठ जल्दी। इतने समय में गलियों का पानी निकल चुका था। लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी। पैदल चलने वालों के साथ साथ हॉर्न बजाते 2 पहिया वाहन इधर उधर रास्ता जाम कर रहे थे। तनिक सी देरी भी आज नीलू के अंदर खींच पैदा कर रही थी। उसने पीछे बैठे वर्षा के भाई से कहा, इतनी दूर तो आ गए हैं, कहाँ खड़ा होगा? हे ईश्वर, इतने पानी में यह लड़का कैसे घर से निकला? दीदी, बस अगला मोड़ लेकर सामने जो सीधी सड़क गई है, उसके लेफ्ट साइड में जो ट्रांसफर लगा है, उस ठीक उसकी बगल के चबूतरे पे खड़ा होगा। यह सुनकर नीलू को रोना आ गया, मन भारी हो गया। आत्मगिलानी में वह सोचने लगी, खामा मैं अनुराग से बतियाने में लग गई। सीधे अगर घर आ जाती तो मेरा बिट्टू यूँ परेशान ना होता। सड़क किनारे किनारे चलते हुए उसे थके कदमों से अपना बिट्टू आता दिखाई दे गया। उसने गाड़ी धीरे करके उसके पास रोकी और आंसू मिश्रित आवाज में बोली, बिट्टू।
दीदी, वह पूरा भीगा हुआ था। सितंबर के महीने में ठंड से काँप रहा था। उसे देख अब तो नीलू के आंख से भर भर आंसू बहने लगे। उसने पीछे बैठे वर्षा के भाई से कहा, इसे बीच में बैठाओ और हाँ, अपने हाथ का घेरा बना लेना। हालत बहुत खराब लग रही थी इसकी। 4 दिन से बिट्टू अस्पताल में भर्ती था। ज़्यादा भीग जाने से उसे निमोनिया ने जकड़ लिया था। आज अस्पताल से छुट्टी मिली थी और उसे वैसे भी अपनी दीदी नीलू के बिना रह नहीं पाता था। पर इस निमोनिया की वजह से बिट्टू नीम बेहोशी में दीदी 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 ही पुकारता था। नीलू पता नहीं क्यों इस दीदी दीदी की करुण आवाज़ सुन झटपटाने लगती। उसे बिट्टू का इतना लगाव अंदर से कमज़ोर कर देता। आज सप्ताह भर बाद वह अपनी कोचिंग सेंटर आई थी। मीनाक्षी मैम और प्रताप सर इस बीच एक पारिवारिक सदस्य की तरह नीलू की फैमिली के साथ हॉस्पिटल में लगातार बने रहे थे। लंच के टाइम में प्रताप ने कहा, इस पूरा सप्ताह एक महिला हर दिन कभी कोचिंग कर्मचारियों से तो कभी तुम्हारे स्टूडेंट से तुम्हारे बारे में विस्तार से पूछती। मेरे पास भी आई थी, पर उस समय मैं बहुत जल्दी में था। बिट्टू को देखने हॉस्पिटल निकल रहा था। महिला, उसने चौंकते हुए कहा, हाँ, हो सकता है अपने बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले यहाँ के बारे में जानकारी ले रही हो। सर, यहाँ क्या प्राइमरी में उसे अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है? नीलू ने हंसते हुए कहा। हाँ, कुछ अभिभावक अभी 12th पास बच्चों को लेकर छानबीन करते हैं। हो सकता है। कहते ही उसे अनुराग की याद आ गई। इस सप्ताह अनुराग ने कई मर्तबा उसे फ़ोन भी किया था। हमेशा पहले बिट्टू का हाल चाल लेता, फिर आहिस्ता से पूछ ही लेता था। दीदी आई हुई है, तुमसे मिलना चाहती है। तब वह अचरज से कहती, तुम जानते हो ना, मैं इस वक्त बिट्टू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। फिर सब्र भी कोई चीज़ है ना। आने को तो अनुराग अस्पताल भी आया था, कॉरिडोर में ही मिलकर चला गया। ना उसने बिट्टू को देखने की इच्छा दिखाई और ना ही नीलू ने ही कहा, चलो बिट्टू से मिल लो। यह सब सोचते हुए उसने अपने विचारों को किनारे किया, किंतु एकाएक एक विचार तेजी से उसके दिमाग में आया। यह कोचिंग में मेरी पूछताछ करने वाली महिला अनुराग की दीदी तो नहीं? अच्छा रास्ता पकड़ा है भाई बहन ने किसी को जानने के लिए। उसके कार्य क्षेत्र में ही इंक्वायरी कर लो। इस विचार से एक लंबी मुस्कान उसके चेहरे पर खिंचाई। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आने से चमका। उसने उठाकर देखा, जिस पर अनुराग का मैसेज था, कोचिंग के बाद आज मिलते हैं, जहां उचित समझो एड्रेस भेजो। पढ़ते हुए उसने मन ही मन कहा, कोचिंग के बाद नहीं, अभी मिलते हैं। नीलिमा हूँ मैं, बात लटकाने से नहीं आर पार से बनती है। और अपनी सोची बात पर ही हल्की स्माइल उसके होठों से गुजर गई। वह सर झुकाए अपने मोबाइल पर शायद अनुराग को एड्रेस सेंड कर रही थी। नीलू के बताए गए रेस्टोरेंट पर अनुराग पहले से ही नजरें बिछाई बैठा था। देखते ही बहुत देर कर दी नीलिमा आने में। सॉरी। वह अपना बैग टेबल पर रखते हुए बहुत तेजी से बोली। अनुराग ने पहले बिट्टू का हाल चाल लिया, जिसके जवाब में नीलू ने कहा, कमजोरी अभी बहुत है, सारी रिपोर्ट्स परसों तक आएगी, उसके बाद ही डॉक्टर डिसीजन लेंगे कौन सी दवा चलानी है और कौन सी नहीं। तब अनुराग ने कहा, चिंता मत करो नीलिमा, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। कहते हुए उसने अपना हाथ टेबल पर रखे नीलू के दोनों हाथों पर रख दिया। हाथ का स्पर्श होते ही नीलू ने सीधे उसकी आंखों में देखा, जहां उसे सच्चाई ही दिखाई दी। अनुराग की आंखों में अनेक सवाल ऐसे थे जिन्हें पूछने की उसे हिम्मत न थी। इन 4 दिनों में उसकी दीदी, जो जन्म से ही उसकी पालनहार थी, उन्होंने नीलिमा के बारे में रत्ती रत्ती जानकारी इकट्ठा कर ली थी।
जब उन्होंने कहा लड़की की आंख में कुछ डिफेक्ट है, तब अनुराग ने कहा था नहीं तो दीदी, आपको उसके चश्मे से कुछ गलतफहमी हुई होगी। पर आज जब उनकी आंखें चार हुई, तब उसे उसकी पुतली में वह दोष दिखाई दिया। इसके लिए वह दोष कतई नहीं था, दोष सब तो उसकी दीदी ने कहा था। साथ में यह भी तो कहा था, अनुराग एक बार पूछ लेना, उसे उस आँख से उसे दिखाई भी देता है। यह सुनते ही वह अंदर ही अंदर सुलग गया था, यह सोचकर कि नीलिमा की पढ़ाई लिखाई, उसकी अच्छाई, व्यवहार इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। बस एक बात लेकर बैठ गई है कि लड़की को उस आँख से दिखता है कि नहीं। यह सोचते हुए इस समय जो उसका हाथ नीलिमा के हाथों के ऊपर था, अचानक से उसे हल्का महसूस होने लगा। उसे उस स्पर्श के बीच अच्छी खासी हवा आती जाती लगने लगी। एक डर से उसके जहन में आया, मेरे हाथ इस काबिल है कि नहीं जो इन्हें जीवन भर पकड़ सकूं, अन्यथा यह तो बेईमानी है। नीलिमा तो उस सच्चे स्पर्श तले जैसे पिघल सी रही हो। कुछ ही क्षणों में उसने हाथ सिकुड़ते हुए कहा,